ए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या? आखिर हमने ये शायर इस शायरी को मैंने क्यों कहा? क्या कहा? इविदता ए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? आज मैं आप सबों को बताने के लिए जा रहा हूं, कल हमारे देश में अर्थात 11 मार्च 2024 हमारे देश में एक नया कानून लागू हुआ जिसको कहते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह है क्या? दूसरा सवाल हम यह बताएंगे कि आखिर यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हालांकि इस बात का फिर सवाल हो जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है, सब अलग सवाल है। लेकिन आज मैं दो चीज के बारे में बताऊंगा कि CAA आखिर है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है। यह भारत के हर एक नागरिकों को जानना चाहिए, क्योंकि जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में आप विरोध कर सकते हैं और विरोध में वही जाता है जिसे जानकारी की अभाव होती है। आइए दो सवाल के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, समझ रहे जी? आखिर यह है क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? तो यह शरणार्थियों को नागरिकता देने का इस कानून में प्रावधान है। शरणार्थियों को, किसको? शरणार्थियों को। अब किन किन देशों के शरणार्थियों को इसमें नागरिकता दी जाएगी? शरणार्थी कहने का मतलब यह हो गया, इसके अंतर्गत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत सरकार इसमें नागरिकता देगी। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से वैसे शरणार्थी जो धार्मिक रूप से वे उत्पीड़ित हैं, वे अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाने के लिए भारत में अवैध रूप से रह रहा है, गलत तरीके से भारत में रह रहा है। किस लिए? जो धार्मिक रूप से जो उत्पीड़ित हैं, जितने भी सारे, जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हुए हैं भारत में, जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं और जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, इन 3 देशों से आए हुए शरणार्थियों को भारत नागरिकता देगी। मैं बार बार कह रहा हूं, समझ रहे जी? भारत, ये पाकिस्तान के जो हिंदू हैं या सिख हैं या बौद्ध या पारसी या जैन या ईसाई, अर्थात इन तीनों देशों के, भारत के इन तीनों पड़ोसी देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में मुस्लिम बहुल इलाका है, ये मुस्लिम बहुल देश है। बाकी ये सारे लोग वहां पर तो माइनॉरिटी है, मतलब अल्पसंख्यक के रूप में है ना जी? अल्पसंख्यक हैं। तो यहां पर इन तीनों देशों में जो धार्मिक रूप से जो जिन्होंने प्रताड़ना सहा है, जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, जिनका धर्म नष्ट किया गया, जिनकी संस्कृति को नष्ट किया गया, वे अपने धर्म को, संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए अपने देश को छोड़ करके भारत में शरण ले रखा है, वर्षों से शरण ले रखा है। जो न तो भारत का नागरिक है, न ही वह किसी अन्य देश का नागरिक है। तो इसके लिए भारत सरकार इसको नागरिकता देगी, जिसमें 6 लोगों को, 6 धर्म के लोगों को शामिल किया गया है। हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ईसाई। इन 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। समझ रहे हैं बात को?
इन 6 लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आखिर इन सबों को नागरिकता क्यों दी जा रही है? यहां पर मैं एक बात को समझा दे रहा हूं। जो देखिए कि यहां पर पाकिस्तान में लगभग क्या है 97% आबादी मुसलमानों की है। इसका मतलब 3% में ही हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ये लोग आता है। बांग्लादेश में 91% मुस्लिम है, मतलब कि मुस्लिम ही उस देश के क्या है कि बहुसंख्यक है। बाकी ये सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई सब के सब अल्पसंख्यक है। अफगानिस्तान में 99.7% मुस्लिम है, अर्थात उसकी बहुलता है। इसका मतलब 1% से भी कम हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी ये सारे जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं। समझ रहे बात को? ये लोग जो वहां से जो भाग करके जो आया है भारत में, इसके लिए भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए इस कानून को CAA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया है। हालांकि मैं इसकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में आपको बता देता हूं। नागरिकता कानून हमारे देश में सन 1955 ईस्वी में ही लाया गया था और 1955 ईस्वी से लेकर के अभी तक इसमें 6 संशोधन हुआ है। कितना? 6 संशोधन। संशोधन का मतलब इस कानून में परिवर्तन हुआ। जो 6ठा संशोधन जो हुआ, वो 6ठा संशोधन का नाम दिया गया क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम उसका नाम दिया गया है, जो कल 11 मार्च 2024 को हमारे देश में, पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है। समझ रहा है? यहां पर एक बात आती है, हमने यहां पर एक तो डेट लिखा है कि कितने लोगों को भारत भी जो देगा, नागरिकता जो देगा इस कानून के तहत, जो नागरिकता जो देगा, आखिर कब तक लोग आए हुए थे कि भारत में कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए डेडलाइन, इसके लिए कट ऑफ डेट भी निर्धारित किया गया है। कट ऑफ डेट भारत में वे सभी, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे अफगानिस्तान से, वे सभी शरणार्थी जो धार्मिक रूप से जो उत्पीड़ित हैं, जो 31 दिसंबर 2014 तक, कब तक? 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में जो प्रवेश कर गया है, भारत में जो आ गया है, कब तक कट ऑफ डेट दिया गया है? 31 दिसंबर सन 2014 ईस्वी तक। जो इन तीनों पड़ोसी देशों से जो लोग भाग करके रिफ्यूजी के तौर पर जो भारत में आया है, उन सबों को भारत उसको सम्मान देगी, भारत उसको नागरिकता प्रदान करेगा, जिसमें 6 धर्म के लोगों को उसमें शामिल किया गया। कितने? 6 धर्म के लोगों को शामिल किया गया है। अब आप ये कभी कह सकते हो कि मान लेते हैं कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो भारत में आया, क्या उसको भी नागरिकता मिलेगी? तो जी नहीं, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका डेडलाइन, इसका कट ऑफ डेट तैयार कर दिया गया है कि जो इस तारीख तक जो भारत में जो प्रवेश किया है ना, वही सिर्फ भारत में नागरिकता लेने के हकदार होगा और भारत सरकार उसको नागरिकता देगी, जिसमें से ये सभी जाति के लोग, ये सभी धर्म के लोग शामिल हैं। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे अब आगे हम बताएंगे कि आखिर इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, और यही जो है इनसे विरोध का सबसे, देश में विरोध का सबसे बड़ा वजह यही बना है कि आखिर इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। समझ रहे जी? हालांकि हम बताएंगे कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो जो लागू हो गया कब? 11 मार्च 2024 ईस्वी को लागू हुआ है। ये था CAA, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम। कब तक? जो 31 दिसंबर 2014 ईस्वी तक जो भारत के किसी भी क्षेत्र में वो क्या हो गया? प्रवेश कर गया है, उसको नागरिकता दी जाएगी, अन्य दूसरे को नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप कहेंगे कि नहीं, श्रीलंका से कोई भाग करके आया होगा तो क्या उसको भी नागरिकता मिलेगी? जी नहीं। अगर म्यांमार से कोई भाग करके भारत में अगर प्रवेश किया होगा तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी? तो जी नहीं, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ और एकदम क्लियर और कट में बता दे रहा हूं कि 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भाग करके आए हुए शरणार्थी को ही इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। अन्य दूसरे किसी भी देश से भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। और इसमें 6 धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया गया है और मुसलमानों को इससे क्या किया गया है? बाहर रखा गया है। इसी का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। ये बात समझ में आ गई ना कि आखिर CAA होता क्या है? समझ रहे जी बात को? CAA होता क्या है?
अब इसमें हम अगला स्टेप में आपको हम बताएंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है पूरे देश में। समझ रहे जी, आखिर इसका पूरे देश में विरोध क्यों हो रहा है। तो फिर वही शेर याद आ जाता है। कौन सा शेर, जो हमने शुरुआत में जो हमने बोला था, क्या इबिदता ए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए क्या होता है। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है हमारे देश में। हमें लगता है कि हमारे देश में इस कानून का इतना ज्यादा विरोध हुआ है, इतना ज्यादा विरोध हुआ है कि शायद हमारे देश में इतना ज्यादा कोई किसी दूसरे कानून का विरोध नहीं हुआ होगा, इतना ज्यादा विरोध हुआ है। हालांकि इसका विरोध का वजह क्या है इस कानून का, समझ रहे जी, इस कानून का आखिर विरोध का वजह क्या है, क्यों इसका लोग विरोध कर रहे हैं। यहां पर हमने बताया कि विरोध क्यों। देखिए, इस कानून का विरोध का सबसे बड़ा जो वजह है, सबसे बड़ा वजह वह क्या है, इसमें इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, मुसलमानों को शामिल इसमें नहीं किया गया है। अब फिर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। समझ रहे ना, आखिर इसमें इस जाति के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया, सिर्फ इन लोगों को ही क्यों शामिल किया, यह भी एक सवाल बनता है भाई। देखिए, तो सरकार का तर्क है, सरकार का क्या तर्क है, इस तर्क को आप ध्यान से समझिए कि सीएए में मुसलमानों को इसमें शामिल इसलिए नहीं किया गया। सरकार का मैं तर्क बता रहा हूं, मैं अपना कोई तर्क नहीं, किसका, सरकार का तर्क मैं बता रहा हूं। सरकार का यह कहना है कि भाई पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुल देश है, अफगानिस्तान जो है मुस्लिम बहुल देश है, बांग्लादेश है तो मुस्लिम बहुल देश है। जहां पर इतनी आबादी 90% से अधिक इन सभी देशों में जहां पर आबादी रहेगी जिसकी, तो वहां पर मुसलमानों का कोई धार्मिक उत्पीड़न क्या कर सकता है कोई, क्या, जहां पर जिसकी आबादी रहेगी ज्यादा से ज्यादा, तो उसका तो धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता है, उसे तो नहीं सताया जा सकता है। सताया वैसे लोगों को जाएगा जिसकी संख्या बिल्कुल 1%, 2% या 3% रहेगा, वे लोग सताए जाएंगे, वे लोग उस देश को छोड़ करके भागेगा। जिस देश में मुसलमानों की बहुलता अधिक है तो वहां पर मुस्लिम ही क्या धर्म का उत्पीड़न करेगा, नहीं करेगा। तो उसे फिर इस अमेंडमेंट एक्ट में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, यह सरकार का तर्क है, समझ रहे जी। लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि यह केंद्र सरकार का राजनीतिकरण है। तब फिर जितनी भी विपक्षी पार्टियां इसका जो विरोध कर रहा है, क्या उसका राजनीतिकरण नहीं है क्या, वो भी तो राजनीति कर रहा है। खैर ये अलग बात है, हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तविकता है इस चीज को मैं बताने के लिए चाह रहा हूं। तो सरकार का तर्क क्या था कि पाकिस्तान में 97% अगर इस्लामिक लोग हैं तो 3% में क्या है, ये सभी जाति के लोग हैं। उत्पीड़न किसका होगा, इन सभी लोगों का उत्पीड़न होगा, इसका ना होगा। तो फिर इसे मुसलमानों को, जो मुस्लिम जो भारत में जो आए हुए हैं, उसे नागरिकता क्यों नहीं दिया जाएगा। यहां पर इस कानून में साफ और स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में प्रावधान में कह दिया गया है, जो धार्मिक रूप से जो उत्पीड़ित हैं और जो भारत में आकर के शरण लिया हुआ है उसको नागरिकता देंगे, न कि उन लोगों को नागरिकता देंगे जिसकी बहुलता ज्यादा है, तो उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसका तो धार्मिक उत्पीड़न तो हुआ ही नहीं है। यह सरकार का तर्क है। लेकिन इस पर अभी भी काफी ज्यादा क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है। विरोध का दूसरा कारण यह है, हमने विरोध का पहला कारण को हमने बताया, विरोध का दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है, लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैलाया जा रहा है सीएए के नाम पर कि अगर सीएए अगर लागू हो जाता है
तो भारत में मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, ये एक भ्रम है, एक एजेंडा है। जबकि इस अमेंडमेंट एक्ट में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है सीएए, इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। किसको नागरिकता देने का प्रावधान है, जो मैं बता चुका हूं। इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में, उसकी नागरिकता पर किसी भी प्रकार की कोई खतरा नहीं है। ये सब भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून आ जाएगा तो भारत से मुसलमानों का नागरिकता छीन जाएगी। ये एक भ्रम है, एक एजेंडा फैलाया जा रहा है। मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, न कि नागरिकता छीनने का प्रावधान है। नागरिकता छीनी नहीं जा रही, बल्कि क्या, नागरिकता दी जा रही है। किन लोगों को दी जा रही है? जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं, और वो जो 3 देशों से जो लोग आए हुए हैं हमारे देश में, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए सबों को जानकारी रखना बेहद जरूरी है। जानकारी रखनी चाहिए कि क्या सच्चाई है इस कानून की, क्या है इस अमेंडमेंट एक्ट में। इसको सब लोगों को इसको जानना चाहिए, समझना जी। तो नागरिकता छीनी जाएगी, बात ऐसी नहीं है, बल्कि क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, किसी भी धर्म के लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि उन लोगों को, जो बेचारे लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, छीनने का प्रावधान कतई नहीं है इस कानून के तहत। बात समझ में आ गई ना जी? अर्थात कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, छीनने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए आप लोग? कौन है जी सीए का मतलब? समझ में आ गया? एक बात, अच्छा एक बात बता, रूस और यूक्रेन के बीच कितने सालों से युद्ध चल रहा है जी? लगभग 2 साल हो गया ना? लगभग 2 साल हो गया रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन यह भारत ही है, रूस ने पूरी तरह से यह प्लान बना लिया था कि यूक्रेन के ऊपर हम परमाणु बम तो हम छोड़िए देंगे, और छोड़ दिया रहता। हिरोशिमा और नागासाकी की तरह यूक्रेन की अभी तक हालात हो जाता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर हस्तक्षेप किया। भारत के प्रधानमंत्री ने जब हस्तक्षेप किया, अमेरिका के राष्ट्रपति से जब बातचीत किया, तब रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन तब खामोश हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह पहले ही कहा था कि युद्ध का काल नहीं है, युद्ध नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से यूक्रेन आज धरती पर सांस ले रहा है। यह ताकत है हमारे देश की। नहीं तो अभी तक वो धुआं हो गया रहता, परमाणु बम से उसको तबाह कर दिया रहता अभी तक यूक्रेन को। यह देश की ताकत, इन सारी चीजों को आप लोगों को जानना चाहिए। नहीं तो हिरोशिमा और नागासाकी का हालात यूक्रेन का भी हो गया रहता। इतनी बड़ी ताकत है आज हमारे देश की, समझ रहे? इसलिए किसी भी भ्रम में न पड़े आप लोग। किसी भी चीज की आप बेहतर और तह तक जानकारी रखिए, तभी किसी चीज का विरोध कीजिए, अन्यथा विरोध नहीं कीजिए। तह तक जानकारी रखिए। सारी जानकारी गूगल्स में है, व्हाट्सएप पर सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। आप गूगल कीजिए, सारी जानकारी को रखिए ना। भ्रम में क्यों पड़ती हो आप लोग? चलिए